हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके चैनल मिस डीटेल्स क्लासेज में। आज हम लेके आए हैं विज्ञान विषय का ये लेसन प्लान। कक्षा 8 के लिए लेसन प्लान होगा और प्रकरण रहेगा रक्त की संरचना। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसा कि कोविड का इन्फेक्शन जो इस टाइम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं ये वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम दिनांक लिखेंगे, फिर विद्यालय का नाम। तो यहाँ पे ये मेरी एक स्टूडेंट का फाइल है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने अपने विद्यालय का नाम लिखिएगा। कक्षा 8 है, हमारा विषय विज्ञान है, कालांश 3rd, और जो भी आपका कालांश होगा यानी क्लास का पीरियड होगा उसको आप यहाँ लिख लीजिएगा। अवधि 40 मिनट की है। प्रकरण है रक्त की संरचना। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। फिर आता है समान उद्देश्य। तो किस तरह से इसको हम कंप्लीट करेंगे वो आगे हम बताएंगे आपको, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान जरूर दीजिएगा कि अगर आपको विषय लिखना है, अगर आपको उपविषय लिखना है तो आप चाहें तो उपविषय भी जो है वो साथ में लिख सकते हैं। उपविषय में आप बायोलॉजी लिख सकते हैं यानी जीव विज्ञान, क्योंकि ये उसी के अंतर्गत आता है। तो अब बात करते हैं समान उद्देश्य की। तो समान उद्देश्य में यहाँ पे हम जो पहला समान उद्देश्य लिखेंगे कि छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक बनाना। तीसरा, छात्रों में निरीक्षण शक्ति का विकास करना। चौथा, छात्रों में तार्किक शक्ति का विकास करना। पांचवा, छात्रों में अंधविश्वास की भावना को दूर करना। छठा, वैज्ञानिक खोजों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। सातवां, छात्रों को अनुशासनात्मक ज्ञान देना। निरीक्षण, तर्क तथा प्रयोगात्मक शक्ति का विकास करना। तो यहाँ पे मैंने 7 समान उद्देश्य लिखे हैं, आप चाहें तो 5, चाहे तो 6, जितने भी आप के यहाँ लिखना पॉसिबल है आप वहाँ लिख लीजिएगा। 7 जो है वो इनफ है, बहुत ज़्यादा इनफ है। 5 भी लोग लिखते हैं, 4 भी लोग लिखते हैं, तो ये आपके ऊपर है। फिर बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य की। तो यहाँ पे पहला हमारा है ज्ञानात्मक, तो छात्र रक्त की संरचना से परिचित हो सकेंगे। दूसरा है बोधात्मक, छात्र रक्त की संरचना को परिभाषित कर सकेंगे। तीसरा यहाँ पे है हमारा क्रियात्मक, तो इसके अंतर्गत लिखेंगे कि छात्र रक्त की संरचना के गुणों का सदुपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। तो इस तरह से आप अपना जो विशिष्ट उद्देश्य है उसको पूरा कर सकते हैं। आप वीडियो को चाहे तो रोक के, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे से सारे क्लियर दिखाऊं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। पारी आती है अब शिक्षा विधि की। तो व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं और बहुत बार आप ये पाठ प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत भी लिखते हैं। तो फॉर्मेट जो है थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है अलग अलग विद्यालयों में, तो आप अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखिएगा। सहायक सामग्री में चौक, डस्टर, लपेट, सैंपल, पॉइंटर इत्यादि। पूर्व ज्ञान में बच्चे रक्त की संरचना के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। बात करते हैं प्रस्तावना के प्रश्न की। तो यहाँ पे 4 प्रश्न रखे गए हैं। पहला है जो क्रम संख्या हम यहाँ पे डालेंगे, फिर छात्राध्यापक का कथन लिखेंगे, फिर छात्र कथन, या फिर आप यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक का कथन लिख सकते हैं, और छात्र कथन में छात्र अनुक्रिया भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर पहला जो प्रश्न छात्राध्यापिका बच्चों से पूछती है कि बच्चों, सड़क पर तेज गति से वाहन चलाने पर क्या होता है? बच्चे बताएंगे दुर्घटना होती है। दूसरा, दुर्घटना होने पर जब चोट या कोई अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है तो हमारे शरीर में से क्या निकलता है? बच्चे बताएंगे हमारे शरीर से खून यानी रक्त निकलता है। तीसरा, रक्त या खून का रंग कैसा होता है? बच्चे बताएंगे रक्त का रंग लाल होता है। चौथा, इस लाल रंग की संरचना के विषय में आप क्या जानते हैं? तो बच्चों को नहीं पता, तो बच्चे मौन रहेंगे और यही हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। तो यहाँ पे आप मौन लिख के समस्यात्मक प्रश्न भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप समस्यात्मक भी लिख सकते हैं। तो जिस तरह से आपके कॉलेज में बताया गया है वो उस अकॉर्डिंग इसको लिखिएगा। बात यहाँ पे बारी आती है उद्देश्य कथन की। तो इसमें हम लिखेंगे कि बच्चों, आज हम रक्त की संरचना के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो हमको यहाँ पे रक्त की संरचना के बारे में जो है पूरा पाठ प्रस्तुतिकरण भी अब बनाना है। तो पाठ प्रस्तुतिकरण की तरफ चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि पाठ प्रस्तुतिकरण आपको किस तरह से करना है। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि आप देख सकते हैं पाठ प्रस्तुतिकरण में क्रम संख्या, छात्राध्यापक का कथन, छात्र कथन, विधि, प्रविधि और सैंपट कार्य। तो क्रम संख्या जो है इसके बाद शिक्षण बिंदु भी लोग लिखते हैं, यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे।
तो क्रम संख्या के साथ शिक्षण बिंदु कई जगह पे लिखा जाता है और कई जगहों पे नहीं लिखा जाता। ये जो फॉर्मेट आपको दिखा रही हूँ मैं, मतलब इस विद्यालय में शिक्षण बिंदु का फॉर्मेट नहीं है, केवल क्रम संख्या के बाद सीधे छात्राध्यापक का कथन है। तो आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि विकासात्मक प्रश्न जहाँ पे मैंने रखा है छात्राध्यापक का कथन में, उसके पहले आप शिक्षण बिंदु रख सकते हैं। शिक्षण बिंदु अगर आप रखते हैं तो क्या डालेंगे कि रक्त का सामान्य परिचय, आप ये शिक्षण बिंदु वहाँ पे जरूर ऐड करिएगा। तो क्या चेंज हो सकता है आपके फॉर्मेट में, ये मैंने बता दिया। अब बात करते हैं कि प्रस्तुतिकरण में कुछ इस तरह से आप बनाएंगे। तो विकासात्मक प्रश्न जो हमने रखा है, पहला कि रक्त क्या है, दूसरा रक्त का पीएच क्या है, तीसरा रक्त का रंग लाल क्यों होता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर बच्चे देंगे तरल पदार्थ, दूसरे का 7.4, तीसरे का हीमोग्लोबिन के कारण। विधि या प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि यूज हुई है। अब हम व्याख्या के माध्यम से जो है स्पष्ट करेंगे कि रक्त का सामान्य परिचय क्या है। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे व्याख्या, फिर उसके अंतर्गत हेडिंग डालेंगे रक्त का सामान्य परिचय। इसमें आप बताएंगे कि मानव रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह लाल रंग का, जल से कुछ भारी, चिपचिपा सा, स्वाद में नमकीन सा, कुछ क्षारीय और अपारदर्शी होता है। इसमें एक विशेष प्रकार की गंध भी होती है। यह रुधिर वाहिनियों एवं हृदय में होकर पूर्ण शरीर में निरंतर परिक्रमा करती रहती है, इसलिए पूरे शरीर में मोटा और महीन रुधिर वाहिनियों का घना जाल फैला होता है। आगे भी देखेंगे नीचे, लेकिन साथ ही साथ हम विद्यार्थी अनुक्रिया और शिक्षण विधि और सैंपट कार्य भी देखते चलते हैं। तो यहाँ पे विद्यार्थी अनुक्रिया में छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि में व्याख्यान विधि, और जो आप सैंपट का यहाँ पे साथ में देख सकते हैं, तो तरल संयोजी ऊतक और क्षारीय अपारदर्शी जो मुख्य चीज़ें हैं रक्त के बारे में, उसको हम सैंपट पे लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे सैंपट जो है वो कॉपी पे एक तरफ साइड में आप देख सकते हैं, लेकिन इसको आप ब्लैक चार्ट पेपर पे बनाइएगा ताकि वो सैंपट वाला फील आए। ठीक है, तो आप इसे ब्लैक चार्ट पे भी बना सकते हैं और अपना जो है वो सैंपट कार्य अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी फिर से चलिए आगे बढ़ते हैं छात्राध्यापक क्रिया में। तो आपने देखा कि ये घना जाल फैला होता है। इसके बाद लिखेंगे कि रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। इसमें हीम एक वर्णक है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है, और ग्लोबिन एक प्रोटीन है। तो आप सैंपट कार्य पे हीमोग्लोबिन के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल दे सकते हैं कि हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम का मतलब क्या है, ग्लोबिन का मतलब क्या है। यहाँ पे सीधे हीमोग्लोबिन आप देख सकते हैं बिल्कुल राइट साइड में कि हीमोग्लोबिन लिखा गया है, लेकिन आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में बताना है क्योंकि ये सैंपट कार्य है। तो इन्होंने कुछ इस तरह से रखा है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट जब बनाएंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग ही सैंपट कार्य करिएगा। बाकी सारी चीज़ें जो लिखने लायक हैं वो यहाँ पे मैं आपको दिखाई रही हूँ, तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसको इसी तरह लिख सकते हैं। तो चलिए इसको पहले आगे देखते हैं, आगे वाले पेज पे चलते हैं। और पहला जो हमारा ये पॉइंट था, पहला विकासात्मक प्रश्न के अंतर्गत जो व्याख्या है उसको कंप्लीट करते हैं। तो क्या है, तो चलिए बात करते हैं इसके आगे की। आपने देख लिया कि क्या होता है, फिर आगे लिखेंगे कि हीमोग्लोबिन के रासायनिक संयोजन में ग्लोबिन प्रोटीन हीम नामक रंगा पदार्थ से जुड़ी होती है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रुधिर का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और आप बिल्कुल राइट साइड में सैंपट कार्य अगर देख रहे हैं, जैसे आपने देखा कि छात्राध्यापक कथन में आपने बताया, छात्र अनुक्रिया में आप चाहें तो लिख ही सकते हैं कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और सैंपट विधि भी लिखिएगा, और सैंपट कार्य में आप अस्थि मज्जा के बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो पहला पॉइंट था, पहला जो विकासात्मक प्रश्न में हमने रखा था सारा रक्त का सामान्य परिचय, वो हमारा जो है वो कंप्लीट होता है। और यहाँ पे फिर बोधात्मक प्रश्न यहीं पे साथ में रखा गया है। तो बोधात्मक प्रश्न में पहला है कि रक्त स्वाद में कैसा होता है, तो बच्चे बताएंगे क्षारी। दूसरा, रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है, बच्चे बताएंगे अस्थि मज्जा में। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। बोधात्मक प्रश्न जो है वो काफ़ी लोग बिल्कुल पाठ प्रस्तुतिकरण के बाद लिखते हैं, तो आप चाहे तो साथ में भी लिख सकते हैं और चाहे तो आप बाद में भी लिख सकते हैं, ये आपके फॉर्मेट के ऊपर ही डिपेंड करता है। बात करते हैं हम अब दूसरे पॉइंट की, जो कि दूसरा विकासात्मक प्रश्न होगा। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पर भी शिक्षण बिंदु जो अगर आप कॉलम डालते हैं तो उसमें डालेंगे रक्त की भाग व उसकी रक्त के भाग, क्योंकि रक्त की संरचना के बारे में पढ़ना है, तो रक्त के भाग व उसकी संरचना, ये आप यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं। फिर उसके बाद विकासात्मक प्रश्न लिखिएगा। तो यहाँ पे इन्होंने सीधे यही पे लिखा है विकासात्मक प्रश्न हेडिंग के बिना, क्योंकि ये व्याख्या में ही हेडिंग डाल रहे हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग करिएगा, मैं बताती चल रही हूँ कि कहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, कहाँ पे फॉर्मेट चेंज हो सकता है, इसलिए इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा आप लोग।
तो विकासात्मक प्रश्न देख लेते हैं। तो 2 विकासात्मक प्रश्न है। पहला, रक्त को कितने भागों में बांटा गया है? बच्चे बताएंगे 2। दूसरा, रक्त के दोनों भागों के नाम क्या है? तो बच्चे बताएंगे रुधिर कणिका और प्लाज्मा। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर व्याख्या में रक्त के भाग हैं। तो रक्त को 2 भागों में बांटा गया है। पहला रुधिर कणिकाएं, दूसरा प्लाज्मा। तो अब यहाँ पे रुधिर कणिकाएं के बारे में हम बताएंगे कि रुधिर का लगभग 40% भाग इससे बनता है। ये 3 प्रकार की होती है। पहला लाल रुधिर कणिकाएं, दूसरा श्वेत रुधिर कणिकाएं, तीसरा प्लेटलेट्स। यानी पहले को हम लोग आरबीसी बोलते हैं, दूसरे को डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम तीनों जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इसके बारे में भी बताएंगे। विधि में आप साथ में साथ व्याख्यान विधि और सैंपट विधि लिखते चलिएगा। अगर आप चार्ट के माध्यम से दिखा रहे हैं तो प्रदर्शन विधि का भी यूज आप कर सकते हैं। तो पहला है लाल रुधिर कणिका। तो लाल रुधिर कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। एरिथ्रो का अर्थ, चलिए आगे वाले पेज पे चलते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप सैंपट पे एरिथ्रोसाइट के बारे में थोड़ा सा डिटेल दे सकते हैं अगर आप सैंपट कार्य कर रहे हैं तो एरिथ्रोसाइट का, एरिथ्रो का क्या अर्थ है, इसको हम चलिए आगे वाले पेज पे देखते हैं और क्लियर करते हैं कि क्या होगा और किस तरह से आप इसको लिखेंगे। तो एरिथ्रो का अर्थ है लाल, साइट का अर्थ है कोशिका। यह कोशिका डिस्क के आकार का होता है। यह परिधि पर मोटा और मध्य में पतला होता है। आरबीसी का जीवन काल 90 से 120 दिन का ही होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसकी मृत्यु यकृत और प्लीहा में होती है, इसलिए यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। ठीक है। विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक यानी छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आप सैंपट कार्य पे इसका जो जीवन काल है यानी 90 से 120 दिन वो लिख लीजिएगा। कहाँ पे इसका कब्र होता है, यकृत और प्लीहा, तो यहाँ पे प्लीहा भी लिखा गया है। तो सैंपट कार्य पे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप लिखते चलिएगा सैंपट पे अपने। फिर बात करते हैं हम श्वेत रुधिर कणिका की। तो हेडिंग डालेंगे दूसरा, श्वेत रुधिर कणिकाएं। तो श्वेत रुधिर कोशिकाओं को ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। यह अनियमित आकार की होती है और संख्या में यह आरबीसी की तुलना में कम होती हैं। इनमें केंद्रक नहीं होता है। इनका जीवन काल 24 से 30 घंटे या 1 से 4 दिन का होता है। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है तथा मृत्यु खून में ही हो जाती है। रक्त में आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी की उपस्थिति का अनुपात 600:1 होता है। अब ये यहाँ पे आप विद्यार्थी अनुक्रिया में लिखिएगा कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, यानी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखा है लेकिन आप लिख लीजिएगा। विधि में व्याख्यान विधि और सैंपट विधि लिखिएगा। और यहाँ पे सैंपट पे आप ल्यूकोसाइट बता सकते हैं कि रुधिर कोशिकाओं को ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं और इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो क्या है वो भी आप लिख सकते हैं। तीसरा है रक्त प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इनका जीवन काल 7 से 10 दिन का होता है। इनकी मृत्यु प्लीहा में होती है। और यहाँ पे विद्यार्थी अनुक्रिया में आप लिख लीजिएगा, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और आप विधि में लिखिएगा व्याख्यान विधि और सैंपट विधि। और सैंपट पे आप थ्रोम्बोसाइट बता सकते हैं कि इसको इसके नाम से जाना जाता है। और इनका जीवन काल कितने दिन का होता है, 7 से 10 दिन का होता है। तो ये भी आप सैंपट कार्य पे लिख लीजिएगा। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लिखनी है एक एक करके सैंपट कार्य पे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जो भी चीज़ें बची हैं उसके बारे में वो बता देते हैं। तो प्लेटलेट्स के बारे में हम आगे लिखेंगे कि इनका मुख्य कार्य रक्त का थक्का जमाने का होता है। तो ये भी आप लिख सकते हैं सैंपट पे कि मुख्य कार्य क्या है प्लेटलेट्स का, रक्त का थक्का जमाने का काम। फिर बात करते हैं दूसरा है प्लाज्मा, क्योंकि 2 भाग होते हैं रक्त की, यानी रक्त की संरचना में 2 भाग होते हैं। पहला आपने बताया कि सारी जो भी श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। दूसरा है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के बारे में बताएंगे कि यह हल्का पीला, साफ, चिपचिपा तरल पारदर्शी पदार्थ है। यह रुधिर का 50 से 60% भाग होता है। समान रूप से इनमें 90% जल तथा 10% कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। प्लाज्मा में एल्बुमिन प्रोटीन मुख्य होती है। विद्यार्थी अनुक्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे, लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और आप चाहे तो सैंपट कार्य पे इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दे दीजिएगा। फिर बात करते हैं बोधात्मक प्रश्न की। तो यहाँ पे 3 बोधात्मक प्रश्न हैं। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो बच्चे बताएंगे 90 से 120 दिन। दूसरा, आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं, बच्चे बताएंगे यकृत या प्लीहा को। तीसरा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात हमारे शरीर में कितना होता है, तो बच्चे बताएंगे 600:1। विधि में प्रश्नीकरण विधि या प्रश्नोत्तर विधि लिख लीजिएगा। तो इस तरह से आप अपना जो पाठ प्रस्तुतिकरण है वो कंप्लीट कर सकते हैं। रक्त की संरचना के बारे में हमने बताया कि रक्त की संरचना 2 भागों से मिलकर बनी होती है।
फिर उसके बाद यहाँ पे आप पाठ प्रस्तुतिकरण इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। और जो बोधात्मक प्रश्न है वो ऑलरेडी पहले ही हमने साथ ही में इंक्लूड करके रखा है, तो उसको अलग से लिखने की ज़रूरत फिर नहीं है। फिर आप सीधे निरीक्षण का लिखिएगा कि छात्राध्यापिका कक्षा में घूमकर बच्चों के कार्य का निरीक्षण करेगी। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न आता है कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है, दूसरा रक्त के भाग बताइए। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि पुनरावृत्ति प्रश्न जो है वो ज़रूरी नहीं कि आप यही करें, आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ये पूरी तरह आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है। आप क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ये आपके ऊपर होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद हमारा गृह कार्य आता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि गृह कार्य में आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी दे सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे जैसे रखा गया है कि पाठ को पुनः दोहराएंगे, यानी छात्र पाठ को पुनः दोहराएंगे, ये गृह कार्य में रखा गया है। आप चाहें तो क्वेश्चन भी रख सकते हैं। फिर सुझाव हेडिंग डालेंगे जो कि आपको शिक्षक सुझाव देता है जिस तरह से आप कक्षा में पढ़ाते हैं, जो आपको एग्जामिन करता है। तो ये था आज का कंप्लीट लेसन प्लान। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।